नमस्कार दोस्तों, 25 फरवरी 2021 के डेली करंट अफेयर्स बनी न्यूज़ डिस्कशन में आपका स्वागत है। चाहे प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो हो, चाहे द हिंदू हो, चाहे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया हो, ऑलमोस्ट हर जगह से सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ खंगाल के लिए मैं आपके पास ले आता हूँ। इंडियन एक्सप्रेस सारे तो करंट अफेयर्स में आप सिर्फ द हिंदू से इसको कनेक्ट मत किया करिए, मैं सारी न्यूज़ हर सोर्स से आपके लिए लेके आता हूँ। वैसे तो ये जो न्यूज़ है वो दिन में 1:30 या 2 बजे अपलोड होती है, बट प्रॉब्लम ये हुई कि मैंने सुबह ही ये वीडियो बना लेता हूँ, मैं शेड्यूल करता हूँ उसको 1:30-2 बजे के लिए। मैंने वीडियो बना के मुझे काम के लिए निकलना था, मैं निकल गया। मैंने उसको प्रीमियर लगा रखा था। 1:30 बजे से 15 मिनट पहले मैंने चेक करने के लिए जब वीडियो को खोला तो देखा कि उसमें कोई ऑडियो ही नहीं है। तो फिर याद आया कि शायद मूव एवीआई वीडियो सॉफ्टवेयर से रिकॉर्ड करते वक्त गलती से वो जो म्यूट डिफॉल्ट मोड उसका म्यूट होता है उसको ऑन करना पड़ता है, शायद मैं ऑन करना भूल गया और पूरी मेहनत बेकार हो गई। 22-23 मिनट की वीडियो जितनी भी थी पूरी खराब हो गई, ऊपर से वीडियो टाइम पे नहीं गई वो अलग। तो सॉरी फॉर दैट। इसके बहुत से नुकसान होते हैं। पहला नुकसान तो ये है कि आपकी पढ़ाई का शेड्यूल बिगड़ता है, आप 2 बजे बैठे होते हो पढ़ाई करने के लिए। दूसरा नुकसान ये है कि यूट्यूब के एल्गोरिदम में भी इफेक्ट आता है। यूट्यूब को पता होता है कि 1:30 या 2 बजे वीडियो आएगी, जब वो वीडियोस आती नहीं है तो ऑटोमेटिकली चैनल के रिकमेंडेशंस कम होते हैं। तो वैसे तो मैं अवॉइड करता हूँ, बट आज अनअवॉइडेबल हो गया। चलिए कोई बात नहीं, पहली न्यूज़ देखते हैं। गवर्नमेंट विड्रॉज ऑर्डर ऑन ऑनलाइन सेमिनार्स। देखिए यहाँ पे रिसेंटली हुआ ये कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक ऑर्डर इशू किया। आपको पता है कि कोविड-19 के पैंडेमिक के चलते हर चीज ऑनलाइन हो गई है। तो हमारे जो साइंटिफिक रिसर्चर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो ऑनलाइन सेमिनार्स, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हैं। बहुत कॉमन है आज की डेट में। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लंदन बिजनेस स्कूल नाम सुना होगा आपने। अभी लंदन बिजनेस स्कूल समय समय पर अपनी कॉन्फ्रेंसेस कराता रहता है। तो मान लीजिए लंदन बिजनेस स्कूल पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी को लेकर कॉन्फ्रेंस करा रहा है और उस कॉन्फ्रेंस को इंडिया में बैठे हुए साइंटिफिक रिसर्चर्स या पॉलिटिकल रिसर्चर्स अटेंड कर रहे हैं। आप अटेंड कर रहे हो। कभी कभी इन कॉन्फ्रेंसेस में एक मिनिमम फीस देनी पड़ती है, कभी कभी ये कॉन्फ्रेंसेस फ्री होते हैं। अभी पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी वाले कॉन्फ्रेंस में अक्सर कर इस बारे में बात हो सकती है, दुनिया भर के एग्जाम्पल्स लिए जा सकते हैं कि भाई यहाँ की सरकार ऐसा कर रही है, अपने लोगों की तरफ पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी नहीं है, यहाँ की सरकार ऐसा कर रही है। तो हो सकता है कि लंदन बिजनेस स्कूल द्वारा मतलब ऑर्गेनाइज किए कॉन्फ्रेंस में इंडिया के फार्म लॉस को क्रिटिसाइज किया जाने लगे, ये बोल के कि भाई ये जो प्रेजेंट बीजेपी की सरकार है ये गलत तरीके से फार्म लॉस को लेके आ रही है, इतना अपोजिशन हो रहा तो भी फार्म लॉस नहीं उठा रहे। इस तरीके की बातें हो सकती हैं। मैं आपको बस एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो हमारी सरकार ने क्या बोला? हमारी सरकार ने बोला कि भाई पब्लिकली फंडेड इंस्टीट्यूशंस और ये जो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस हैं, इन ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस में अगर आप अटेंड करते हो तो सिक्योरिटी ऑफ द इंडियन स्टेट, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, जेएंडके और कोई दूसरा इशू जो कि इंडिया के इंटरनल मैटर से डील करता है, ऐसी किसी भी ऑनलाइन सेमिनार या कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने से पहले आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है ना भाई? तो एवरीथिंग विच कम्स अंडर इंडियाज इंटरनल मैटर्स, उसके रिस्पेक्ट में अगर कोई इंडिया के अंदर बैठा हुआ रिसर्चर किसी फॉरेन कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है और उस फॉरेन कॉन्फ्रेंस में देयर इज अ पोटेंशियल चांस कि भाई हमारे सरकार को या हमारे देश के इंटरनल या सेंसिटिव मैटर्स पे बातचीत हो सकती है, तो ऐसी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने से पहले जो भी हमारे रिसर्चर्स हैं उनको सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब जब ये गाइडलाइंस बाहर निकल के आई तो भाई इनके खिलाफ तगड़ा बैकलैश आया साइंटिस्ट की तरफ से। साइंटिस्ट ने बोला कि अगर इस प्रकार के नियम कानून आप लगा दोगे जो कि इतने ब्रॉड बेस्ड हैं, इतने वेग हैं, तो कोई भी साइंटिस्ट किसी भी ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में कभी भी लॉ को वायलेट किए बिना पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाएगा। तो इस हद का बैकलैश आया साइंटिस्ट की तरफ से कि गवर्नमेंट ने इस ऑर्डर को विड्रॉ कर लिया। और गवर्नमेंट ने सही किया इस ऑर्डर को विड्रॉ करके। रीजन बीइंग कि गवर्नमेंट के ऊपर ऑलरेडी बहुत से इल्जाम लग रहे हैं। गवर्नमेंट को फॉर्म लॉस को लेके, चाहे आप पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और एनजीओ चलाने वाले लोगों को लेके, जर्नलिस्ट को लेके, इन सब के अरेस्ट के गलत तरीके से इल्जाम लग रहे हैं। इस गवर्नमेंट के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि सेडिशन लॉ को बहुत ओपन दिल से, खुले दिल से यूज करते हैं। तो इन सारे इल्जामों के बीच में इस प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस लगाना सही नहीं है। तो अच्छा ही किया कि सरकार ने इन रिस्ट्रिक्शंस को विड्रॉ कर लिया। ठीक है भाई। इन गाइडलाइंस में सेंसिटिव सब्जेक्ट्स थे जो कि पॉलिटिकल, साइंटिफिक, टेक्निकल, कॉमर्शियल, पर्सनल, हर डोमेन में अप्लाई होते थे। मतलब इन सारे डोमेन्स में अगर डाटा शेयरिंग हो रही है प्रेजेंटेशंस के फॉर्म में और वो सेंसिटिव डाटा है इंडिया के इंटरनल अफेयर्स से रिलेटेड, तो उसको सरकार रेगुलेट करना चाहती थी। ऐसे कॉन्फ्रेंसेस में इंडियंस के पार्टिसिपेशन को सरकार रेगुलेट करना चाहती थी, बट अभी के लिए वो गाइडलाइंस विड्रॉ कर ली हैं सरकार ने। जनरल स्टडीज पेपर 3 में चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क्स में ये पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, आज की इस वीडियो को तो पक्का लाइक और शेयर करिए। रीजन भी कि बहुत लेट अपलोड हो रही है, तो वही जो 2000 तक व्यूज जाते हैं इसके 2-2500 तक उतने ही चले जाएं तो बहुत है।
इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपके जर्नी डॉट्स को जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस लेक्चर के पीडीएफ के लिए। फिर भाई, यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स प्रेसिडेंट्स रूल इन पुडुचेरी। भाई पुडुचेरी की न्यूज पिछले कई दिनों से आ रही है। आपको पता ही कि पुडुचेरी में क्या हुआ। नारायण स्वामी जी की सरकार अब गिर चुकी है। कैसे गिरी, उसमें क्या गलत चीजें हुई, इन सब के बारे में मैंने आज के एडिटोरियल में बात की है। इससे पहले के करंट अफेयर्स में बात कर रहा हूं। आज का एडिटोरियल जरूर देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है तो। एडिटोरियल डेली बेसिस का देखा करिए, क्योंकि एडिटोरियल में ऐसे बहुत से करंट अफेयर्स डिस्कस होते हैं जो कि नॉर्मल करंट अफेयर्स में नहीं होते हैं। तो दोनों वीडियोस देखेंगे तो आपको काफी फायदा होगा। तो यहां पे अब प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया है। मतलब बेसिकली यूनियन कैबिनेट ने होम मिनिस्ट्री के इस प्रपोजल को एक्सेप्टेंस दे दिया है कि यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी में आप प्रेसिडेंट रूल लगा दो। सरकार बनाने का देखिए वहां पे मतलब है नहीं। जल्दी ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पुदुचेरी लेजिस्लेटिव असेंबली का जो इलेक्शन शेड्यूल है उसको रिलीज करेगी, और जैसे वो इलेक्शन शेड्यूल रिलीज होगा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा पुदुचेरी में। तो अब पुदुचेरी में सरकार बना के आप कुछ खास कर नहीं पाओगे। पुरानी सरकार अब गिर चुकी है, ठीक है भाई। पुरानी सरकार के गिरने के बाद 3 पॉसिबल सिनेरियोज निकल रहे थे। पहला पॉसिबल सिनेरियो तो ये था कि अपोजिशन सरकार बना ले। तो भाई वी नारायण स्वामी की सरकार गिर गई। 33 में से उनके पास केवल 15 मेंबर्स का सपोर्ट था, नहीं सॉरी 12 मेंबर्स का सपोर्ट था, तो सरकार नहीं बना पाई, क्योंकि 33 में से सरकार बनाने के लिए कम से कम 17 लोग चाहिए। अपोजिशन में बीजेपी और जो बाकी पार्टीज थी वो कहीं ना कहीं सरकार बना सकती थी, बट उन्होंने सरकार नहीं बनाई। क्यों सरकार बनाए भाई, अब तो इलेक्शन होने वाले हैं, अब सरकार बना के कर भी क्या लोगे, ठीक है ना भाई। तो अपोजिशन ने सरकार बनाने से मना कर दिया। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या थी कि प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए, और यही किया जा रहा है अभी के लिए। पुदुचेरी में प्रेसिडेंट रूल ही लग रहा है। और तीसरा क्या था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर वी नारायण स्वामी से बोले कि आप केयर टेकर सीएम बने लगो जब तक इलेक्शंस नहीं होते। अब अपोजिशन और रूलिंग पार्टी के हालात आज की डेट में इतने खराब चल रहे हैं ना, आपको लगता है कि पुदुचेरी में जो हुआ उसके बाद वी नारायण स्वामी बीजेपी वालों की शकल देखना चाहेंगे और बीजेपी वाले वी नारायण स्वामी की शकल देखना चाहेंगे, या कांग्रेस वाले बीजेपी की शकल देखेंगे या बीजेपी वाले कांग्रेस शकल देखेंगे? तो किसी भी हाल में ना बीजेपी, मतलब जो अपोजिशन का अलायंस है, हालांकि बीजेपी के पास केवल 4 ही सीटें थी जिसमें से 3 तो नॉमिनेटेड है। सबसे ज्यादा सीटें वहां पे हैं, एक ऑल इंडिया कांग्रेस करके कोई पार्टी है और दूसरी है आपकी AIADMK। तो ये 3 अपोजिशन पार्टीज ये सरकार बना सकती थी, बट तीनों ने मिलकर सरकार नहीं बनाई है। और ना इन्होंने बोला है नारायण स्वामी को कि केयर टेकर सीएम बने रहो। प्रेसिडेंट रूल लगना था और प्रेसिडेंट रूल लग गया है। प्रेसिडेंट रूल की बात की जाए, ये क्या होता है, तो भैया आर्टिकल 356 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट रूल की बात की जाती है। प्रेसिडेंट रूल कब लगाया जाता है किसी स्टेट में? ये तब लगाया जाता है जब प्रेसिडेंट को यह लगे that he is satisfied that a situation has arisen in which the government of the state cannot be carried on in accordance with the provisions of the constitution। एक राज्य की सरकार जब संविधान के प्रोविजंस के हिसाब से ना चल पाए तो उस राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। इसको स्टेट इमरजेंसी भी कहा जाता है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहा जा सकता है। प्रेसिडेंट रूल के ऊपर ऑलरेडी मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, लक्ष्मीकांत के अंदर ही बना चुका हूं। तो चाहे आर्टिकल 356 चाहे प्रेसिडेंट रूल, मेरे नाम हर्षित द्विवेदी के साथ यूट्यूब में सर्च मारिए, आपको लक्ष्मीकांत वाली वीडियो मिल जाएगी। उससे पहले जो वीडियो बनाई थी वो भी मिल जाएगी। और अगर आप बात करो तो जैसे ही प्रेसिडेंट रूल लगेगा उस स्टेट में प्रेसिडेंट का कंट्रोल आ जाएगा, बेसिकली यूनियन गवर्नमेंट का कंट्रोल आ जाएगा, क्योंकि प्रेसिडेंट को पीछे से डायरेक्शन कौन देता है? कैबिनेट देता है। प्रेसिडेंट के बिहाफ पे वहां पे रूल कौन करेगा? गवर्नर रूल करेगा। यूनियन टेरिटरी तो कौन रूल करेगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर रूल करेगा। अगर प्रेसिडेंट रूल किसी भी स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में लगाया गया है तो ऐसे केसेस में पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से यानी लोकसभा से और राज्यसभा से 2 महीने के अंदर अप्रूवल लेना है। दूसरा, इस अप्रूवल को लेते वक्त पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। जब नेशनल इमरजेंसी को आप अप्रूव कराते हो अंडर आर्टिकल 352, 352, तब स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है दोनों हाउसेस में, बट प्रेसिडेंट रूल के केस में सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। और एक बार प्रेसिडेंट रूल लग गया तो वो 6 महीने के लिए वैलिड होगा। मैक्सिमम आप 3 साल के लिए प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हो और हर 6 महीने में आपको उस प्रेसिडेंट रूल को रिन्यू करना है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में स्टेट लेजिस्लेचर की स्ट्रक्चर फंक्शनिंग में आपको एक पर्टिकुलर चीज काम आएगी। हालांकि एग्जैक्टली स्टेट लेजिस्लेचर की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, यूनियन टेरिटरी की बात हो रही है, बट फिर भी समझ ही गए होगे मैं क्या कह रहा हूँ। तीसरी बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स गुजरात लॉ अलाउइंग मल्टीपल काउंसलर्स इन अ वार्ड। देखिए वार्ड आपको पता होते हैं, कोई भी म्यूनिसिपैलिटी होती है, म्यूनिसिपैलिटी अलग अलग वार्ड्स में डिवाइडेड होती है। वार्ड्स मतलब हर वार्ड का अपना अलग अलग इलाका होता है। उन वार्ड्स में जो लोग चुन के आते हैं ना उनको काउंसलर्स बोलते हैं। अब वैसे तो नॉर्मली देखा जाए तो ज्यादातर स्टेटों में एक वार्ड में एक काउंसलर होता है, लेकिन गुजरात में प्रॉब्लम अलग है। गुजरात का जो प्रोविंशियल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट है 1949, इसमें सब्सिक्वेंटली बहुत सारे अमेंडमेंट्स करके इस प्रकार के कुछ प्रावधान लेके आए गए हैं
कि एक वार्ड में एक काउंसलर नहीं 4 काउंसलर्स तक हो सकते हैं। तो बेसिकली गुजरात का जो म्युनिसिपल लॉ है, गुजरात प्रोविंशियल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1949, इसमें लिखा हुआ है कि एक वार्ड में एक से ज्यादा काउंसलर हो सकते हैं, 4 काउंसलर तक हो सकते हैं। तो इस चीज के अगेंस्ट पिटीशन पड़ी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर ने बोला, पिटिशनर मतलब जो इन 4 वार्ड, एक वार्ड में 4 काउंसलर होने के अगेंस्ट बात कर रहा है, उसने बोला कि जो गुजरात प्रोविंशियल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1949, गुजरात लोकल अथॉरिटीज लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2009, बॉम्बे प्रोविंशियल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रूल्स है, ये सब गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि भाई एक वार्ड में एक काउंसलर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई कुछ गलत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक वार्ड में एक काउंसलर से ज्यादा नहीं होगा, ऐसा संविधान में कहीं पे भी नहीं लिखा है। जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच थी उसमें बैठे थे जस्टिस अशोक भूषण और आर सुभाष रेड्डी। उन्होंने जब प्रोविजंस को पढ़ा इस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1949 के और हमारे संविधान के आर्टिकल 243 आर और 243 एस को, जो कि बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ वार्ड कमिटीज, इन प्रोविजंस को पढ़ने के बाद क्या पता चला? ये पता चला कि कहीं पे भी संविधान में यह नहीं लिखा हुआ है कि आप एक वार्ड से एक से ज्यादा काउंसलर नहीं चुन सकते। एक वार्ड से 4 काउंसलर्स तक चुने जा सकते हैं। यह बात बिल्कुल सही है, चूंकि संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप एक वार्ड में एक से ज्यादा काउंसलर नहीं चुन सकते। दूसरी बात, यहां पे इन्होंने यह भी बोला कि भाई जब एक वार्ड से आप एक से ज्यादा काउंसलर चुनते हो, 4 काउंसलर चुनते हो, तब जब ज्यादा काउंसलर्स आते हैं तो वहां पे ज्यादा लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलता है। और ये जो ज्यादा लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है ना, ये वल्नरेबल लोगों को मिल रहा है, वीकर सेक्शंस को मिल रहा है, उनके लिए रिजर्वेशन है। तो इससे उन्हीं के हालात सुधरेंगे। तो एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वार्ड में अगर 4 काउंसलर्स हैं और चारों काउंसलर्स में से कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन है जो कि डिसएडवांटेज कम्युनिटी से आता है, वल्नरेबल लॉट से आता है, तो वो उन वल्नरेबल लोगों के लिए काम करेगा, उनके राइट्स का ध्यान रखेगा। इसीलिए ये जो गुजरात का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट है, ये बिल्कुल सही है। ये बोला यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने। जनरल स्टडीज पेपर 2 में स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी में आप चीज आपको काम आएगी। 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 और 74th अमेंडमेंट, इनफैक्ट 74th अमेंडमेंट, चूंकि यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटीज की बात हो रही है, तो 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश असेंबली पासिस बिल ऑन रिलीजियस कन्वर्जन। उत्तर प्रदेश के ऑर्डिनेंस के बारे में तो भैया महीनों से बातें चल रही हैं। अब उस ऑर्डिनेंस को एक लॉ में बदलने के लिए बिल लाया गया है, उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल 2021, और इस बिल को उत्तर प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली में पास करा दिया गया। और इस बिल में साफ साफ बोल दिया गया है कि भैया रिलीजियस कन्वर्जन बाय फ्रॉडुलेंट और एनी अदर अनड्यू मींस इंक्लूडिंग थ्रू मैरिज, मतलब कि आप एक इंसान को एक धर्म से दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है भाई, अब फ्रॉडुलेंट मीन से कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि भाई अगर आपका मन है कन्वर्ट करने का, आप हिंदू हो, आपको मुस्लिम बनना है वॉलंटरली कि भाई मैं बनना चाहता हूं, आप मुस्लिम, मुझे क्रिश्चियन बनना है वॉलंटरली, मैं बनना चाहता हूं, मुस्लिम हो, हिंदू बनना है, बनना चाहता हूं, बन सकते हो, कोई नहीं रोक सकता आपको, संविधान में लिखा है। लेकिन किसी गलत तरीके से आपको बनाया जाए, तो कोई क्रिश्चियन मिशनरी आके हिंदुओं मुस्लिमों को बोल रहा है कि तुमको इतना पैसा देंगे, तुमको यहाँ नौकरी दिलाएंगे, तुम क्रिश्चियन बन जाओ, तो ये एल्योरमेंट है। धमका के अगर आप किसी कन्वर्जन करवा रहे हो तो ये फोर्स्ड कन्वर्जन है, ये चीजें अलाउड नहीं है। दूसरा, शादी के थ्रू कन्वर्जन अलाउड नहीं है। ठीक है भाई, अगर शादी के थ्रू आप कन्वर्जन कर रहे हो तो ये बिल बोलता है 2021 का कि भाई 10 साल तक की सजा हो सकती है और 50,000 तक का जुर्माना हो सकता है। ठीक है भाई, इस बिल को उत्तर प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली से पास करा दिया गया। अपोजिशन यहां पे कहीं ना कहीं अपोज कर रहा था, लेकिन बिल तब भी पास हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट और पॉलिटिकली सेंसिटिव मुद्दा बन गया है, खासकर ये जो इंसिडेंट हुआ था हरियाणा में, जिसमें एक पागल आशिक ने जाके एक लड़की को गोली मार दी थी। ठीक है, तो इस तरीके के इंसिडेंट्स हमारी सोसाइटी में किस हद तक पोलराइजेशन लेके आ सकते हैं, वो आपको इन बिलों से पता चलेगा। ठीक है, क्योंकि जब भी आप सोसाइटी में कुछ करते हो ना, इसके बहुत वाइडर इंपैक्ट होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप कुछ कर दोगे चीजें शांत हो जाएंगी, नहीं, बहुत खतरनाक तरीके से चीजें आगे जा सकती हैं। फिर अगर आगे बात की जाए तो इस बिल के अंदर यह बोला जाता है कि अगर सिर्फ शादी के लिए आपने कन्वर्जन किया है तो भाई आपकी शादी को नल एंड वॉइड बोला जाएगा। साफ साफ बात है। अब तो क्या इस बिल का यह मतलब है कि आप कन्वर्जन नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। आप शादी से पहले कन्वर्जन कर सकते हो और शादी के बाद भी आप कन्वर्जन कर सकते हो, लेकिन शादी के बाद कन्वर्जन करने के लिए पहले आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास अप्लाई करना पड़ेगा। वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसी प्रॉपर ऑफिशियल को डिप्यूट करेगा इस बात को पता करने के लिए कि ये जो पर्टिकुलर लड़का या लड़की कन्वर्जन कर रहा है,
क्या ये अपनी मनमर्जी से कन्वर्जन कर रहा है या इसके ऊपर किसी तरीके का गलत फोर्स डाला जा रहा है, इसको जबरदस्ती की जा रही है। अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिन ऑफिशियल्स को डिप्यूट करेगा वो ऑफिशियल्स कितनी एफिशिएंसी के साथ काम करते हैं, ये एक अलग बात है। समझ गया आप बात को। कुल मिला के बिल का टारगेट क्या है कि शादी के बाद किसी भी प्रकार का फोर्स, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोवर्शन, एल्यूरमेंट या फ्रॉडुलेंट मींस नहीं होना चाहिए कन्वर्जन के लिए। और मैरिज के थ्रू अगर आप कन्वर्जन कर रहे हो सीधे सीधे तो उसको भाई गलत मान लिया जाएगा, उसको नहीं माना जाएगा। अगर शादी के बाद आपको कन्वर्ट करना है तो आप प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास अप्लाई करिए। देखिए इस बिल में कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि आप अपना धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। आप धर्म परिवर्तन कर सकते हो, किसी भी धर्म से किसी भी धर्म में जा सकते हो, शादी के बाद भी कर सकते हो, लेकिन आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास अप्लाई करना पड़ेगा और प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं खुद कन्वर्ट होना चाहता हूँ। हम मान लीजिए शादी के बाद कोई कन्वर्ट हो गया तो वो अपनी मन मर्जी से कन्वर्ट हुआ है, इस बात को प्रूव करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक तो उस कन्वर्ट पे आएगी, दूसरा उस पर्सन पे आएगी जिसके ऊपर इल्जाम लगाया गया है कि इसने कन्वर्जन किया। इल्जाम कौन लगा सकता है? तो इल्जाम लगा सकता है एनी एग्रीव्ड पर्सन। तो लड़का लड़की जिसने भी शादी की है, उनके पेरेंट्स, उनके ब्रदर सिस्टर्स या कोई भी इंसान उनकी फैमिली का जो कि बाई ब्लड, बाई मैरिज या फिर बाई अडॉप्शन उनके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये लोग इल्जाम लगा सकते हैं। अगर इल्जाम लग गया तो जिसके ऊपर इल्जाम लगाया गया है वो इस बात को प्रूव करेगा कि ये फोर्स कन्वर्जन नहीं हुआ, और कहीं ना कहीं जिसका कन्वर्जन हुआ है उससे तो पूछा ही जाएगा। अब रिलीजन लॉ से रिलेटेड जो फ्रीडम वाले आप कह सकते हो कि नियम कानून है वो 8 स्टेट्स में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। उड़ीसा में 1967 में, मध्य प्रदेश में 1968 में, अरुणाचल प्रदेश में 1978 में, छत्तीसगढ़ में 2000 में, 2006 में, गुजरात में 2003 में, हिमाचल प्रदेश में 2006 और 2019 में, झारखंड में 2017 में। हिमाचल प्रदेश 2019 और उत्तराखंड के जो लॉज हैं वो भी ये बोलते हैं कि अगर आपने मैरिज को सोलोमनाइज कर लिया है जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ कन्वर्जन, यहाँ पे सोलोमनाइज का मतलब समझिए, सोलोमनाइज मतलब रीति रिवाज से आपने शादी कर ली। तो हिंदू में रीति रिवाज होते हैं कि भाई 7 फेरे होते हैं, मुस्लिम्स के अलग रीति रिवाज है, क्रिश्चियंस के अपने रीति रिवाज है। तो रीति रिवाज से आपने शादी कर ली मतलब आपने अपनी वेडिंग को सोलमनाइज कर लिया। लेकिन उस सोलमनाइज करने के बाद अगर आपने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और सिर्फ धर्म परिवर्तन के लिए आपने मैरिज को सोलमनाइज किया है तो आपका मैरिज नल एंड वॉइड हो जाएगी। ऐसे लॉज हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। तमिलनाडु में भी इस प्रकार का लॉ आया था 2002 में, बट 2006 में उसको वापस खींच लिया गया जो कि क्रिश्चियन माइनॉरिटीज प्रोटेस्ट कर रही थी। राजस्थान में भी 2006 और 2008 में ऐसे लॉज आए लेकिन उनको गवर्नर का एसेंट नहीं मिला। जनरल स्टडीज पेपर 2 में स्टेट लेजिस्लेचर की फंक्शनिंग में पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। फिर नेक्स्ट है गवर्नमेंट टू रिव्यू एंटी डंपिंग ड्यूटीज ऑन चाइनीज स्टील प्रोडक्ट्स। देखिए यहाँ पे कॉमर्स मिनिस्ट्री की जो इन्वेस्टिगेशन आर्म है डीजीटीआर, जिसका नाम है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज के पास आईएसएमटी लिमिटेड और जिंदल सॉ लिमिटेड पहुंचे और इन्होंने बोला कि भाई ये जो आपने स्टील के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा रखी है, ये जो सीमलेंट ट्यूब्स, पाइप्स, हॉलो प्रोफाइल्स ऑफ आयरन, अलॉय और नॉन अलॉय स्टील, ये जो चाइना से इंडिया में इंपोर्ट होता है, इसके ऊपर आपका एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने का क्या फायदा है जब ये प्रोजेक्ट्स आज की डेट में भी धड़ल्ले से इंडिया में इंपोर्ट हो रहे हैं। तो आप इनके ऊपर से एंटी डंपिंग ड्यूटी हटा दो। ये कंपनीज बोल रही हैं कि एंटी डंपिंग ड्यूटी के बाद भी ये प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा धड़ल्ले से इंडिया के अंदर इंपोर्ट हो रहे हैं। तो बेसिकली अब डीजीटीआर ने यहाँ पे डिसीजन लिया है। पहली बात तो वो ये देखेंगे कि आईएसएमटी लिमिटेड और जिंदल सॉ ने जो कुछ भी बोला है वो कितना सही है। फिर वो ये देखेंगे कि ये जो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है क्या इसके हटाने से हमारे देश को कुछ नुकसान है। एक्चुअली बताता हूँ नुकसान क्या है दोस्तों। क्या है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने के बाद भी अगर ये स्टील इंडिया के मार्केट में सस्ता बिकेगा तो लोग खरीद लेंगे। अब सोचिए, मान लीजिए इंडिया के मार्केट में स्टील मिल रहा है 100 रुपए प्रति केजी और चाइना से आ रहा था 70 रुपए प्रति केजी का। एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने के बाद भी चाइना से जो स्टील आ रहा है वो 95 रुपए प्रति केजी का आ रहा है। तो 70 रुपए प्रति केजी वाले के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी तब भी वो 95 रुपए प्रति केजी का आ रहा है, क्योंकि इंडिया में वो 100 रुपए प्रति केजी का बिक रहा है। तो भी लोग 95 रुपए प्रति केजी वाला खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि इंडिया वाला तो 100 रुपए प्रति केजी में मिल रहा है ना। तो अब ये जो कंपनियां खरीदती हैं आईएसएमटी, जिंदल सॉ जैसी, उनको ऐसा लगता है कि यार 95 रुपए दे रहे हैं, अगर ये एंटी डंपिंग ड्यूटी हट जाए तो 70 ही रुपए देने पड़ेंगे। तो ये लोग पहुंच गए डीजीटीआर के पास कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दो। तो यहां पे अगर एंटी डंपिंग ड्यूटी हटती है तो सरकार का नुकसान है, क्योंकि सरकार के पास टैक्स आना कम हो जाएगा। इन एक्सपोर्टर्स और इन जो धंधे वालों का काम आसान हो जाएगा। क्यों? इन इंपोर्टर्स का काम आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनको स्टील और सस्ता मिलने लगेगा। क्योंकि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगी हुई है उसके बाद भी ये लोग उस चीज को इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया में और ज्यादा टैक्स दे रहे हैं, क्योंकि इंडिया में उसके अल्टरनेटिव उतने सस्ते अभी भी अवेलेबल नहीं है। ये हालात है हमारे। तो चाइना से क्या ही लड़ोगे। ठीक है भाई।
हालांकि फरवरी 2017 में ये एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई थी। 16 मई 2021 में इसको एक्सपायर होना था, लेकिन अभी देखते हैं DGTR यहाँ पे क्या डिसीजन लेता है। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी आपको समझ में आ गई होगी। एंटी डंपिंग ड्यूटी वो ड्यूटी होती है जो किसी एक ऐसे पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे लगाई जाती है जो कि किसी बाहर के देश से एक हमारे देश में आ रहा है, लेकिन हमारे देश में वो बाहर के देश से बहुत सस्ता आ रहा है, और इतना सस्ता आ रहा है कि हमारी लोकल इंडस्ट्री बैठ जा रही है। तो हमारी लोकल इंडस्ट्रियल इनोवेशन को बचाने के लिए बाहर के प्रोडक्ट हमारी इंडस्ट्री को खत्म ना कर दें, इसलिए उस प्रोडक्ट के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है। ठीक है ना भाई, ताकि डंपिंग ऑफ गुड्स बंद हो जाए। क्योंकि 100 रुपए प्रति किलो अगर स्टील हमारे यहाँ बिकेगा और बाहर से 70 रुपए प्रति केजी इंडिया में आएगा, तो कौन खरीदेगा हमारा स्टील? फिर चाइना वाला ही खरीदेगा। समझ गया? WTO के रिजाइम के अंदर भी इस प्रकार के कुछ नियम कानून है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को बचाने के लिए मेंबर कंट्रीज एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकते हैं। जनरल स्टडीज पेपर 3 में इंडियन इकोनॉमी में ये पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। फिर एक और न्यूज है भाई, काउ साइंस एग्जाम होना था 25 फरवरी को, जिसका नाम था कामधेनु गौ विज्ञान प्रचार परिषद एग्जाम। कौन करवा रहा था इसको? राष्ट्रीय कामधेनु आयोग इसको कंडक्ट करवा रहा था। अब ये एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है। क्यों कैंसिल किया गया है? क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि ये एग्जाम फेक क्लेम्स को प्रमोट करता है, स्यूडो साइंस को प्रमोट करता है। स्यूडो साइंस क्या होता है कि आप किसी पर्टिकुलर चीज को साइंस के बेसिस पे जस्टिफाई करने की कोशिश करो, बट वो है झूठ। तो आप साइंस के बेसिस पे उसको जस्टिफाई कर रहे हो, बट गलत साइंस लगा रहे हो, झूठी साइंस लगा रहे हो। तो ये जो कामधेनु गौ विज्ञान प्रचार प्रसार एग्जाम था, बेसिकली इसको एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने कंडक्ट कराने से मना कर दिया। इन्होंने बोला कि राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के पास कोई मैंडेट नहीं है इस प्रकार का एग्जाम कराने का। हालांकि मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय कामधेनु आयोग को बैक एंड से यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन मदद कर रहा था एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए। प्रॉब्लम क्या है इस एग्जाम को कंडक्ट कराने में? प्रॉब्लम यह है कि जो सिलेबस और जो रेफरेंस मटेरियल यहाँ पे रिलीज किया गया, उस रेफरेंस मटेरियल में उल्टी सीधी बातें लिखी हुई हैं। ये लिखा हुआ है इंडिया की जो इंडिजिनस काउज हैं, उनके गोबर को अगर आप इस्तेमाल करते हो, डंग को इस्तेमाल करते हो, तो उससे आपको रेडियो एक्टिविटी के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिलती है। इनके दूध में आपको ट्रेसेस ऑफ गोल्ड मिलते हैं। अगर आप काऊ का स्लॉटर करोगे तो अर्थक्वेक आ जाएगा। तो ऐसे तो जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, टर्की, US, हर जगह पे भाई काऊ कट रही है। ठीक है भाई, तो वहां पे तो रोज अर्थक्वेक आनी चाहिए। तो इस प्रकार की चीजें इसके रेफरेंस मटेरियल में लिखी हुई थी। तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत ही अनसाइंटिफिक और स्यूडो साइंस वाली बातें थी। तो अब ये एग्जाम हो गया है कैंसिल। ठीक है भाई। अगर आप राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की बात करो तो 2019 में इसको बनाया गया। एक हाई पावर्ड परमानेंट एपेक्स एडवाइजरी बॉडी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद करती है टू डेवलप अप्रोप्रिएट प्रोग्राम्स फॉर कंजर्वेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड जेनेटिक अपग्रेडेशन ऑफ इंडिजीनियस ब्रीड्स ऑफ काउस। मिनिस्ट्रीज ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग के अंदर ये काम आता है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन का पार्ट है। काम क्या है इसका? एग्जिस्टिंग लॉज और पॉलिसीज को रिव्यू करना ताकि काउ वेल्थ को बचाया जा सके। केंद्र की सरकार को, राज्य सरकार को मदद करना ऑन पॉलिसी मैटर्स, जिससे कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन, डेवलपमेंट, वेलफेयर ऑफ काउज हो सके, उनकी प्रोजेनी, उनके बच्चों का। डंग और यूरिन का ऑर्गेनिक मैन्योर बनाने में प्रयोग करना। इस तरीके की और सी चीजें हैं, जैसे कि भाई जो काउज अबंडन कर दी जाती है और करी दी जाती हैं। हमारे देश में भले काउ को पूछते हो, लेकिन एक बार उसने दूध देना बंद कर दिया तो उसको लात मार के बाहर निकाल देते हैं। तुम कहीं मर जाके फिर उसका रिलीजियस सिग्निफिकेंस सब खत्म हो जाता है। जब तक दूध दे रहा होता तभी तक लोग रखते हैं, तभी तक उसकी पूजा होती है, तब तक वो सेक्रेट जानवर है। उसके बाद कोई नहीं पूछता उसको। फिर इन काउस के लिए पेस्चर्स और ग्राजिंग लैंड्स को लेके आना। तो इन सब चीज़ों को करना राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का काम है। जनरल स्टडीज पेपर 3 में इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रेयरिंग में चीज़ आपको काम आएगी। नेक्स्ट और लास्ट न्यूज़, कैबिनेट अप्रूव्स PLI स्कीम। PLI स्कीम के बेसिक्स बता देता हूँ, पहले कई बार बात कर चुका हूँ। ये है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स। मतलब ये कंपनीज को इंसेंटिव देती है फॉर इंक्रीमेंटल सेल्स। मतलब आप देश में प्रोडक्ट बनाओ और जितना ज़्यादा आप प्रोडक्ट को यहाँ पे बना रहे हो देश के अंदर, जितना ज़्यादा आप उसको मतलब बना के बेच रहे हो, चाहे आप लोकल मार्केट में बेच रहे हो, चाहे आप देश के बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हो, आपके प्रोडक्शन के हिसाब से आपको इंसेंटिव दिया जाएगा। जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका इंसेंटिव बढ़ता जाएगा। ठीक है भाई। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की कुछ लिमिट्स रखी गई, इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट, मतलब कि आपकी जो मिनिमम बेसिक कैपेसिटी है इसके ऊपर आप कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अपने प्रोडक्शन में, उस हिसाब से फिर आपको इंसेंटिव भी मिलता है। तो MSMEs में कम से कम 10 करोड़ का आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, और कोई बड़ी कंपनी है तो 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। कुल मिला के आपके इन्वेस्टमेंट के स्लैब्स बनाए गए हैं। इसमें आप कितना प्रोडक्शन करोगे तो सरकार की तरफ से आपको कितना पैसा मिलेगा, ये अलग अलग जो सेक्टर्स हैं उनके लिए अलग अलग यहाँ पे बेंचमार्क्स बनाए गए हैं।
अब यहाँ पे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यूनियन कैबिनेट लेके आई है वेडनेसडे को 2 सेक्टर्स के लिए, एक फार्मास्यूटिकल के लिए, एक आईटी हार्डवेयर के लिए। फार्मास्यूटिकल के लिए अलॉट किया गया 15,000 करोड़ रुपया, आईटी हार्डवेयर के लिए अलॉट किया गया 7,350 करोड़ रुपया। फार्मास्यूटिकल सेक्टर वाली पीएलआई चलेगी 2020-21 से 28-29 तक। ये मदद करेगी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को कि वाइड रेंज ऑफ अफोर्डेबल मेडिसिन बनाई जा सके कंज्यूमर के लिए। इससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, जो हमारे देश की फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो दुनिया भर में फेमस हो जाएंगी, हम लोग ग्लोबल वैल्यू चेन्स में पेनिट्रेट कर जाएंगे, इनोवेशन होगा कॉम्प्लेक्स और हाईटेक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में वगैरह वगैरह। फिर जो आईटी हार्डवेयर में पीएलआई स्कीम आई वो लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन पीसी, सर्वर्स, इन सब चीज़ों को बनाने की बात करते हैं। कहीं ना कहीं आईटी हार्डवेयर जरूरी है, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि 2025 तक जो हमारा आईटी हार्डवेयर मार्केट है वो 20 से 25% बढ़ जाएगा। अगर इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट होता है जैसा कि पीएलआई स्कीम में एनविसेज किया गया, एस्टिमेट किया गया, तो इसके चलते 1,80,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स पैदा की जा सकती हैं अगले 4 सालों में आईटी हार्डवेयर वाले सेक्टर में। ठीक है भाई, तो ये सब बातें यहाँ पे आपके लिए बोली जा रही है। पीएलआई स्कीम को बहुत एक्सटेंड कर रही है सरकार, बहुत प्रमोट कर रही है, लेकिन पीएलआई जैसी स्कीम्स अच्छी हैं या नहीं है ये आगे आने वाले 5-6 सालों में ही पता चल जाएगा। जनरल स्टडीज 3 में इकोनॉमी में चीज़ आपको काम आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।